राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने आतंकवादी कृत्य से कथित रूप से जुड़े 13 हत्याकांड के दोषी गुलाम मोहम्मद भट्ट के लिए समय पूर्व रिहाई का आदेश देने से इनकार कर दिया। पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का दैनिक पाठ अनिवार्य कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर सरकार से संसद के आगामी मॉनसून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक विधेयक लाने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा वोट पाने के लिए क्षेत्रीयता को बढ़ावा देने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह भारत की एकता और अखंडता के लिए उतना ही खतरनाक है जितना समाज में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देना। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर सुनवाई स्थगित कर दी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित समिति के समक्ष समीक्षा याचिका की कार्यवाही के परिणाम का इंतजार किया। एयर इंडिया ने कहा कि 1 अगस्त से 30 सितंबर तक अहमदाबाद से लंदन के हिथरो के लिए 3 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करेगी। ये उड़ानें गैटविक लंदन की जगह लेंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मॉनसून में हुए कुछ पुल हादसों तथा अन्य बड़ी दुर्घटनाओं का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि लोग भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण बर्बाद होती सामाजिक व्यवस्था का दंश झेल रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि ऑल इंडिया लिमिटेड ने डिब्रूगढ़ जिले में नामरूप बोरहाट एक कुएं में हाइड्रोकार्बन की खोज की है, जिसमें राज्य सरकार की अहम जिम्मेदारी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद पिछले 18 महीनों में राज्य ने लगभग 3.28 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया। रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान विक्रम शर्मा का उत्तरा नकाब। विक्रम शर्मा का बेटा अक्षय शर्मा तिहाड़ जेल में, एवीएस कांड। विक्रम शर्मा के खिलाफ कीर्तिनगर थाना व 30 हजारी कोर्ट में लिखित शिकायत। कई आरोपों में घिरा विक्रम शर्मा। क्या है G43 कीर्तिनगर का मामला? वो 10 साल से हमें काफी परेशान कर रहे हैं कि ये मकान सेल करो। क्या दस्तावेज दिया आईटी दो भाइयों ने टीआईडी न्यूज चीफ को? टीआईडी न्यूज़ चैनल पे मैंने इनका फेसबुक पोस्ट देखा, मुझे एक होप मिली और मैं इनके पास आया। मैंने इनको अपने सारे दस्तावेज भी दिखाए। बड़े पैमाने पर चल रहा संगठित ब्लैकमेल का खेल। जल्द ही देखें बड़ा खुलासा। और खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने कृषि क्षेत्र में कई बड़े फैसले किए हैं और भारी निवेश किया गया है। मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को एक महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए इसके दूरगामी लाभों पर जोर दिया। यह प्रेस वार्ता केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक के बाद हुई, जिसमें विकास, जनकल्याण और आर्थिक सुधारों पर व्यापक चर्चा हुई। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के जीवन में बड़ा एक परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए गए हैं और उन फैसलों में बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी रखे गए हैं जिससे कि किसानों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आए। और आप ये भी जानते हैं कि एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एक राजनीतिक सोच रही है, एक गवर्नेंस का मॉडल रहा है कि जो अंतिम छोर पे है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे जिला हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में जो अंतिम छोर पर है उनको कैसे ऊपर लेके आए। आपने देखा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का जो प्रोग्राम बना, उस प्रोग्राम को दुनिया भर ने सराहा है। वर्ल्ड बैंक ने, यूएन ने, सब ने सराहा कि ये दुनिया में
डेवलपमेंट का एक नया मॉडल बना है। आकांक्षी जिलों को किस तरह से सभी बाकी जिलों के बराबर लेके आए, इस सफलता को ध्यान में रखते हुए 100 ऐसे जिले देश भर में, और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें। ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाएगी। टेक्नोलॉजी पार्टनर्स चयनित किए जाएंगे। एग्रीकल्चर से जुड़े पूरे सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा जाएगा। इस तरह से किया जाएगा जिससे कि ये 100 चयनित जिले देश के एवरेज और उससे ऊपर आ सके। इस भावना के साथ इस पूरे प्रोग्राम को हाथ में लिया गया है। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसको लिया जाएगा। करीब 1,70,00,000 किसानों को इससे लाभ होगा। 6 वर्षों का कार्यक्रम है, 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा। अगले इसी जुलाई का महीना चल रहा है, अगले महीने के अंदर ही कई इसके इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स चालू हो जाएंगे। 5 बड़े उद्देश्य इस कार्यक्रम के रखे गए हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना, सबसे पहला। दूसरा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे लाना। तीसरा, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज जो कि पंचायत और ब्लॉक लेवल पे क्रिएट करनी है, उस पर ध्यान देना। चौथा, इरिगेशन, सिंचाई की फैसिलिटीज़ को बढ़ाना और उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसा आपने कुछ समय पहले एक इरिगेशन का कैबिनेट का फैसला देखा था, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अधिक से अधिक फसल उगाई जा सके कम से कम पानी के खर्च पर, और कम से कम पानी से अधिक एरिया को कवर किया जा सके, वो सब टेक्नोलॉजीज़ का इसमें उपयोग भी किया जाएगा। पांचवा, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को बहुत बड़े संख्या में बढ़ाना, जिससे कि किसान परिवारों के पास जब सही वक्त हो तब उनके पास हाथ में पैसे हो, जिससे कि वो अपने बीज खरीदने का हो, फर्टिलाइज़र खरीदने का हो, हर काम में वो उपयोग में ले सके। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें हर जिले का एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। हर एक जिले का एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा जिसमें एग्रीकल्चर और उसके साथ बहुत सारी एलाइड एक्टिविटीज़, जैसे बकरी का पालन करना, मुर्गी का पालन करना, जिस तरह से पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए कुछ नए छोटे लेवल पे उद्योग खड़े करना, इस तरह के कई तरह की एक्टिविटीज़ को इसमें मास्टर प्लान में लिया जाएगा। बहुत ही किसानों के साथ एक्सटेंसिव कंसल्टेशन करके इस कार्यक्रम को हाथ में लिया जाएगा। टॉप डाउन नहीं है, ये बॉटम्स अप प्रोग्राम है। जिले से भी नीचे ब्लॉक के लेवल से ऊपर ये प्रोग्राम बनेगा। स्पेन के मैड्रिड में आयोजित व्यापार मंच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह प्रवास प्रदेश को उद्योग संपन्न बनाने की दिशा में अहम कदम है। मुख्यमंत्री ने स्पेनिश उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश की निवेश मैत्री नीतियों से अवगत कराया और उन्हें राज्य में निवेश कर रोजगार सृजन में भागीदार बनने का न्योता दिया। स्वाभाविक रूप से आज के इस दौर में जब बिजनेस की बात आ रही है तो हमारे लिए टूरिज्म वर्तमान के लिए इनोवेशन, डिज़ाइन, तकनीकी दक्षता, ऐसे कई मामलों में स्पेन की अपनी पहचान है। लेकिन स्केल अप और बड़े पैमाने पर उसको लागू करने की ताकत अगर कोई रखता है तो मध्य प्रदेश रखता है। आपके साथ हमारी संबंध की गंभीरता भी बताता है और उसके आधार पर हम आप मिलकर के हमारे अपने अपने क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों को मजबूत भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में खनिज, जल, वन, कृषि, पर्यटन,
इत्यादि से परिपूर्ण आपको शांत और सुरक्षित निवेश के लिए आकर्षक स्टेट के नाते से वो आपको आमंत्रित करता है। हमारे काबिल अफसरों ने सब अलग अलग प्रकार से उसकी विशेषताओं को बताया भी है। हर एक सेक्टर के हमारे स्टेट के सबसे बड़े ऑफिसरों को हम लेकर के आए हैं, जो अपने अपने टूरिज़्म की बात टूरिज़्म के तरीके से समझा रहे हैं, जो हिस्टोरिकल रूप से भी और फार ईस्ट से लगा करके कई क्षेत्रों में और सबसे तेज़ गति से विकास करने वाला टूरिज़्म का सेक्टर। मुझे इस बात का गर्व है, अगर पूरे देश का आंकड़ा देखें तो मध्य प्रदेश उसमें हाईएस्ट पे आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और उसी नाते से बड़े पैमाने पर अपने स्पेन में भी इस बात की संभावना है कि हाँ, आप हमारे साथ जुड़िए और ख़ास करके एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और एक्सपोर्ट फ्रेट सब्सिडी इत्यादि कई प्रकार की मुझे ये गारंटी पक्की है कि कोई और राज्य इतने प्रकार की छूट व्यापारियों को इस प्रकार से नहीं दे सकता जो मध्य प्रदेश ने देने का साहस किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारी भारत सरकार ने हमको छूट दी है और मध्य प्रदेश उनके दिल के ज़्यादा करीब भी है, इस नाते से मैं माननीय मोदी जी की तरफ से भी और मध्य प्रदेश राज्य में जब बिजली, पानी, लैंड बैंक, मानव संपदा सभी प्रकार की एक विकास करने के साथ साथ व्यापार करने की जो आवश्यकता होती है, वो सारी बातों को आपके साथ जोड़कर देखते हैं। तो मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि आज इस पूरी बिजनेस मीटिंग में जिस दृष्टि से मंच से बात हुई है उतनी गंभीरता से आपने सबने भी सुना है। और जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले हम खेल के लिए भी फुटबॉल के अंदर ला लीगा और उसके माध्यम से भी स्पेन ने अपनी इकोनॉमी में कितनी बड़ी जंप की है। तो ये स्पोर्ट्स का भी क्षेत्र एक बड़ा है और फुटबॉल से जोड़ करके स्पेन ने अपनी जो पहचान बनाई है। मैं न केवल स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट में भी हेल्थ के अलग अलग प्रकार के आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथी सभी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमारा आपका संबंध सभी प्रकार से आगे बढ़ता है। एक तरफ हमारे यहाँ मध्य प्रदेश राज्य में बहुत तेज़ गति से मेडिकल कॉलेज की हमारी ग्रोथ बढ़ी है, तो मेडिकल टूरिज़्म में भी बड़ी संभावना है जिसके आधार पर हम आगे जा सकते हैं। आज के इस अवसर पर भारत स्पेन के परस्पर संबंधों को आर्थिक रूप से विश्वास के आधार पर जब बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं तो भारत के साथ स्पेन का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार के नाते से हमारा जो व्यापार है, जो आंकड़ा बताया है 9.32 बिलियन डॉलर का, ये आंकड़ा कम नहीं है, ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। और राज्य के मुखिया होने के नाते से ये मैं आश्वस्त कर सकता हूँ पूरी तौर पर कि आपके द्वारा बढ़ाया गया कदम न केवल भारत और स्पेन की मजबूती में एक बड़ा नींव का पत्थर बनेगा, बल्कि व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी वाकई ये बहुत अद्भुत हमारा ये पूरा आज का आयोजन होने वाला है। मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें तो संपन्न और शांत प्रदेश, जिसको परमात्मा ने विशेष कृपा के आधार पर बहुत सारी खूबसूरतियाँ दी है, बहुत सारी अच्छाइयाँ दी है। जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो हमारी माइनिंग सेक्टर में भी नई टेक्नोलॉजी के आधार पर बहुत सारी भू संपदा हमारे साथ है, जिसके आधार पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की संभावना भी है और उसके आधार पर उत्पाद के माध्यम से आपका हमारा व्यापार व्यवसाय भी अच्छा हो सकता है। बेंगलुरु में एआईसीसी की ओबीसी सलाहकार परिषद की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और अशोक गहलोत समेत देश भर के कांग्रेस नेता शामिल हुए। इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के हक के लिए नया अभियान शुरू किया है, जिसे लेकर उनकी दो प्रमुख मांगे हैं। पहली, आरक्षण की 50% सीमा हटे और दूसरी, जातिगत जनगणना हो। उनका कहना है कि आज भी देश में सामाजिक व आर्थिक असमानता मौजूद है और इसे खत्म करने के लिए वह सड़कों पर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने एक कैंपेन शुरू किया है। इतिहास में पहली बार किसी नेता ने इतना एक्सट्रीम जाकर के एससी, एसटी, ओबीसी और जो भी सीएम साहब कह रहे थे
सब मिला के जो EWS भी है उसमें, जनरल कास्ट के गरीब लोग भी, तो सब मिलाकर के जो 90% पॉपुलेशन है उनके लिए क्या हो रहा है। जो एग्जाम्पल वो देते हैं पार्लियामेंट के अंदर बार, आप सब देखते हो, चाहे सेक्रेटरी हो, जुडिशरी हो, किसी भी क्षेत्र में उनकी क्या भागीदारी है, मीडिया के अंदर भी। तो राहुल जी तो बहुत ब्लंट होकर बात करते हैं कि ये स्थिति देश में कब तक चलेगी। तो उस व्यक्ति ने बीड़ा उठा लिया मिशन के रूप में, चाहे कुछ भी हो जाओ, पॉलिटिक्स की जगह पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी है, पब्लिक फैसला करेगी क्या होगा आगे। उस व्यक्ति ने इस काम को मिशन के रूप में लिया है। मेरी दृष्टि में राहुल गांधी एक रिफॉर्मिस्ट की तरह आगे बढ़ रहे हैं कि मुझे SC ST OBC की बात को, समाज जो है छत्तीस कौम में सभी जातियों का, देश का समाज, कंट्री के सामने रखना है। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं अपनी बात कहूंगा और वो उस पर आगे चल पड़े हैं। और ये बात सच है कि आज इतिहास में हम देखिएगा, आज 70 साल के बाद में भी छुआछूत भी होती है, शेड्यूल कास्ट के साथ में, दलित के साथ में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, मानव मानव के साथ में छुआछूत करे। आप सोच सकते हैं दुनिया के मुल्क के क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। छुआछूत किसे कहते हैं? अनटचेबिलिटी। तो ये जो मुद्दा बेसिक है कंट्री के सामने, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स किस प्रकार भरा जाता है, दलित वर्ग हो, आदिवासियों की अलग समस्या है, OBC वालों की अलग समस्या है। तो राहुल गांधी जी ने कहा 50% आरक्षण जो है वो लिमिट हटनी चाहिए, एजुकेशन में आरक्षण मिलना चाहिए और जाति की जनगणना होनी चाहिए सोशो इकोनॉमिक के साथ में। जैसे कि CM साहब ने कहा पहले ये इसी स्टेट में हुई आपके, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने करवाई थी एक बार। तो अब वक्त आ गया है, एक नेता ने, जो आज नेता प्रतिपक्ष भी है, एक नौजवान भी है जिसका सपना देश के लिए, राजीव गांधी ने कहा था मेरा सपना 21st सेंचुरी है। आज देख लीजिए, कंप्यूटर आ गए, मोबाइल आ गए, इंटरनेट आ गए, कोई कल्पना की नहीं थी ये स्थिति बनेगी देश के अंदर, मोबाइल इंटरनेट की सेवा मिलेगी, दुनिया पूरी से जुड़ जाएंगे। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चमत्कार आ गया। ये राजीव गांधी का सपना था। उसी प्रकार राहुल गांधी ने सपना देखा है देश के लिए, कब तक ये गरीब आदमी जो है, OBC वाले, SC वाले, ST वाले वही रहेंगे जो आज 70 साल में है। अगर उनके 3 सेक्रेटरी 90 में से दिल्ली के अंदर, तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति। ये ह्यूमन रिसोर्स है, ये टैलेंट की कमी नहीं है, नॉलेज पावर, उनको अवसर मिलना चाहिए। तो मैं आपको संदेश कहना चाहूंगा, राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठा लिया है, चल पड़ा है वो व्यक्ति, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, ये मैं कह सकता हूँ। कास्ट एजेंडा राहुल गांधी ने दबाव दिया तो NDA गवर्नमेंट करना पड़ा है। अभी भी देश में कई जगह डाउट होता है कि कहीं चुनाव आया बिहार का, ये बिहार चुनाव को लेकर दबाव में आके, क्योंकि नीतीश कुमार के वक्त में हुआ था वहां कास्ट सेंसर, तो कहीं ऐसा नहीं है कि बिहार चुनाव के बाद में कौन को बहानाबाजी कर ले NDA गवर्नमेंट, किसी को जुडिशरी भेज दे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट भेज दे, डाउट बना हुआ है। पर राहुल गांधी जी और तमाम जो ये बैठे आपके सामने OBC डेवलपमेंट काउंसिल के लोग, हमने संकल्प किया है कि हम सब बात रखेंगे राहुल गांधी जी के साथ में, और किसी भी, राहुल गांधी कह चुके किसी भी कीमत पर कास्ट सेंसर होते होके रहेगी, उस एजेंडे को पूरा करवाएंगे। पूरी पार्टी राहुल गांधी के साथ में है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर, कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है।
Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान विक्रम शर्मा का उत्तरा नकाब। विक्रम शर्मा का बेटा अक्षय शर्मा तिहाड़ जेल में एवीएस कांड। विक्रम शर्मा के खिलाफ कीर्तिनगर थाना व 30 हजारी कोर्ट में लिखित शिकायत। कई आरोपों में घिरा विक्रम शर्मा। क्या है G43 कीर्तिनगर का मामला? वो 10 साल से हमें काफी परेशान कर रहे हैं कि ये मकान सेल करो। क्या दस्तावेज दिया आईटी दो भाइयों ने टीआईडी न्यूज चीफ को? टीआईडी न्यूज़ चैनल पे मैंने इनका फेसबुक पोस्ट देखा, मुझे एक होप मिली और मैं इनके पास आया। मैंने इनको अपने सारे दस्तावेज भी दिखाए। बड़े पैमाने पर चल रहा संगठित ब्लैकमेल का खेल। जल्द ही देखें बड़ा खुलासा। और खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। देहरादून में हरेला का त्योहार मनाओ, धरती मां का ऋण चुकाओ थीम पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला केवल एक पर्व नहीं बल्कि उत्तराखंड की माटी और संस्कृति से जुड़ा भाव है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश भर में बृहद स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी से पौधारोपण और उसके संरक्षण का संकल्प लेने की भी अपील की। ये हरेला पर्व केवल एक पर्व नहीं है, ये उत्तराखंड की माटी से जुड़ा हुआ एक भाव है, एक चेतना है, एक संस्कृति है जो हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाती है। ये अपने भीतर हरियाली जीवन और सृजन का संदेश समेटे हुए है। हरेला पर्व पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण के प्रति, हमारा पर्यावरण के प्रति प्रेम और प्रतिबद्धता का द्योतक है। सनातन संस्कृति में प्रकृति को हमेशा से माँ के रूप में पूजने की परंपरा रही है। इसी परंपरा का मूर्त रूप हरेला पर्व है, जिस दिन हम सभी सुख समृद्धि की कामना करते हैं और इसके साथ साथ जो हमारी प्राकृतिक धरोहरें हैं, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं, उन सभी को संरक्षित करने का, संवर्धित करने का संकल्प भी लेते हैं। भाइयों बहनों, आज का ये जो पौधारोपण कार्यक्रम है वह भी हमारी इसी पर्यावरण के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसी का एक प्रतीक है। मुझे ये अत्यंत कहते हुए गर्व हो रहा है कि आज हरेला के पावन अवसर पर हम सब ने मिलकर आज एक ऐतिहासिक कार्य करने का निर्णय लिया है कि आने वाली पीढ़ियों को हम स्वच्छ पर्यावरण और हरित भविष्य का वरदान देगा। आज प्रदेश के कोने कोने में बड़ी संख्या में पौधों का रोपण हो रहा है। हमारे वन विभाग पूरा उसका एक आज यहाँ पर इंडेक्स बनाया हुआ है जिसका लाइव लगातार चल रहा है। आज 7 लाख का लक्ष्य लिया गया है। मैं समझता हूँ कि आज के दिन ये लक्ष्य हमारा पूरा हो जाएगा। ये केवल इतने पौधे रोपे जाने का ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ ये हमारे सामूहिक प्रयासों का भी एक जीवंत उदाहरण है। इसके लिए मैं हमारी समस्त जो हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, छात्र छात्राएं हैं, महिला समूह हैं, वन विभाग है, हमारे अन्य विभाग हैं, पंचायतें हैं, सभी ने मिलकर इस रिकॉर्ड पौधारोपण को करने का आज संकल्प लिया है। मैं सभी को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, पौधा लगाना एक शुरुआत है,
लेकिन असली जिम्मेदारी तब शुरू होती है जब हम उस पौधे को पेड़ बनने तक सजोते हैं। इसलिए मेरा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब लोगों से आज ये विनम्र आग्रह है कि आज जो भी पौधे हम सब लोग लगाएंगे, हमने लगाए हैं, उन्हें अपने संतानों की तरह पालें, उनकी सिंचाई करें, उन्हें जानवरों से बचाएं और ये सुनिश्चित करें कि हमारा लगाया हुआ पौधा कल के दिन एक हरा भरा वृक्ष बने, क्योंकि हर पौधा बहुत बहुमूल्य है और हर पौधे को बचाना हम सबका कर्तव्य है। तभी हम पर्यावरण के प्रति जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है उसको सिद्धि तक पहुंचा सकते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में उत्कृष्टता अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने इसे राज्य की गौरवशाली परंपरा का उत्सव बताया। उन्होंने कहा कि जिन विभूतियों को आज सम्मानित किया जा रहा है, उनके माध्यम से हम लोकतंत्र, पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे उच्च आदर्शों का उत्सव मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही मूल्य छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं। यह आयोजन हमारी गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपरा का उत्सव है। यह सजग मीडिया और सक्रिय जनप्रतिनिधियों के सम्मान का विशेष अवसर है। आज जब हम इन विभूतियों को सम्मानित कर रहे हैं, तब वास्तव में हम लोकतंत्र, पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उन उच्च आदर्शों का उत्सव मना रहे हैं, जिनसे जुड़कर हमारा छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। यह समारोह केवल पुरस्कार देने का एक औपचारिक मंच नहीं है। निश्चित रूप से इस आयोजन से हमारे नए विधायक साथीगण प्रेरित होंगे और साथ ही साथ उत्कृष्ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए अन्य पत्रकार मित्र भी इस आयोजन से प्रेरित होंगे। आज जिन विधायक श्रीमती भावना बोहरा और श्री लखेश्वर बघेल जी, जिनको हम लोगों ने सम्मानित किया है, उन्होंने पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है। हम सभी यह जानते हैं कि विधानसभा लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। यहाँ पर जनहित के मुद्दों को उठाना विधायकों का धर्म होता है। संसदीय रिपोर्टिंग सजगता और जिम्मेदारी भरा कार्य है। इस कार्य में मीडिया प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इनकी मूल भूमिका को रेखांकित करने के लिए इन्हें सम्मानित करने की परंपरा हमारी विधानसभा में वर्षों से है। हमारा छत्तीसगढ़ एक युवा राज्य है। इस साल हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण और छत्तीसगढ़ विधानसभा की रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही जागरूक हैं, हमारे विधायक साथी बहुत ही जिम्मेदार हैं और मीडिया सक्रिय भूमिका निभा रही है। हमारी विधानसभा की कार्यवाही को देश भर में सराहा जाता है। विधायकों की सक्रिय भागीदारी और मीडिया की निरंतर निगरानी ने छत्तीसगढ़ को लोकतंत्र की दृष्टि से एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा देश की पहली और एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहां गर्भगृह में किसी भी विधायक के प्रवेश करते ही वे स्वयं निलंबित हो जाते हैं। इस विशिष्टता और आत्मानुशासन ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान दिलाई है। छत्तीसगढ़ ने बीते वर्षों में न सिर्फ आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में प्रगति की है, बल्कि यहाँ की विधानसभा और संसदीय कार्य प्रणाली भी पूरे देश में मिसाल बनकर उभरी है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
हम